तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 11 के एक नए लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अवोगाद्रोस लॉ। तो पिछली क्लास में हमने अवोगाद्रोस लॉ की बहुत सारी बातें कर ली थी, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन स्टेटमेंट रह गए हैं, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या करिए, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, ठीक है, प्रेशर इक्वल वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ा सा मैं लाइन देख लेता हूँ कि लाइन थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे बेटा, छोटी सी लाइन में एंड प्रेशर इक्वल, हाँ सही है यहाँ पे कॉमा आएगा, सही है, ठीक है, अब सही ये कह रहा है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये कहना चाहता है कि जैसे एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसको, जैसे कि हाइड्रोजन और रिएक्शन करवा दी मैंने क्लोरीन के साथ, होगा क्या कि हाइड्रोजन और दोनों क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, 2HCl बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक है, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब कोफिशिएंट है, अगर कुछ नहीं होता तो एक होता, ठीक है सर। अब मान लीजिए कि इसका मैं जो वॉल्यूम है वो मैं ले रहा हूँ 22.7। अब अगर इसका वॉल्यूम मैंने 22.7 लिया है और इसका मॉलिक्यूल कितना है, एक, इसका मॉलिक्यूल कितना है, एक, तो हम कह सकते हैं अगर इसका मॉलिक्यूल एक है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मॉलिक्यूल एक है और इसका वॉल्यूम मैंने 22.7 लीटर लिया है तो इसका भी एक है, तो इसका भी मुझे 22.7 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 22.7 ले लिया तो अब इसके दो हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 को। ठीक है, आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एनी मॉलिक्यूल्स लिया, एनी मॉलिक्यूल्स यानी कि इसके एनी मॉलिक्यूल्स, तो इसके भी मैंने एनी मॉलिक्यूल्स लिए और इसके हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2Na मॉलिक्यूल्स। सर अब ये Na का चक्कर क्या है बेटा, Na को हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर। और बेटा ये किसके इक्वल होता है, तो बेटा याद रखना Na की वैल्यू इक्वल होती है 6.022 into 10 to the power, ठीक है, 23। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि अवोगाद्रो नंबर इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सर एक बार तो ये समझ में आ चुका है, कुछ एक और एग्जांपल देके बताओ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था और एक और एग्जांपल आपके सामने है कि मान लीजिए आपकी रिएक्शन है N2 + 3H2, ठीक है, और गिव्स 2NH3। ओके सर, तो यहाँ तक सही है। अब देखो यहाँ पर कितने एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल है तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है तो हम कह सकते हैं कि इसका मैंने जो वॉल्यूम है वो मैंने 50 ml ले रखा है। मान लीजिए कि मैंने 50 ml ले रखा है, अब यहाँ पर एक है तो 50, अब यहाँ पे तो 3 है ना, तो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हमें 150 लेना होगा, 150 ml, और यहाँ पर कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पर 100 ml लेना होगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई है। ठीक है, यहाँ पे 100 ml लेना होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं Na मॉलिक्यूल्स मान रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इक्वल है Na मॉलिक्यूल्स के, तो यहाँ पर कितना होगा, 3Na की, बिल्कुल सर यहाँ, और यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2Na के। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये लाइन कहना चाहिए अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर जब सिमिलर हो, ठीक है, मतलब सेम हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा कहना चाहते हैं ये रिएक्शन। तो अब यहाँ पर हमारा क्या था, अवोगाद्रोस लॉ कंप्लीट। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नाम लिख देता हूं, किसने दिया था, डिस्कवर्ड बाय जर्मियस। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा नाम देख लेता हूँ, GERE। ठीक है, जर्मियस, GERE जर्मियस रीचर। ठीक है, जर्मियस रीचर, RITCHER, जर्मियस रीचर क्या हुआ, ओके ठीक है, जर्मियस रीचर, और ये दिया था 1792। ठीक है, तो ये हमारा लॉ किसने दिया था, जर्मियस रीचर ने दिया था, तो ये हमें याद रखना है, और बाकी ना भी याद रखो कोई भी करते। ठीक है, तो अब सबसे बढ़िया काम स्टेटमेंट है जो हमें समझना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमारा क्या कहता है, इफ
two different element B and C combine separately with the same weight of a third element A, यानी कि कह रहा है कि दो एलिमेंट है, वो थर्ड एलिमेंट किसी A से मिलेंगे जिसका सेम वेट होगा, मतलब सेम लगभग, कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट है ना, यानी कि विद द सेम ही वेट के साथ, तो द रेशियो ऑफ द मासेस, तो रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर द सेम और ए सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ठीक है, अब सर बात तो लंबी चौड़ी है और थ्योरी भी काफी लंबी चौड़ी है, तो सर थोड़ा सा समझाओ कि क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझाते हैं। तो ये बेटा थ्योरी से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, तो चलिए समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए आपने एक सोडियम लिया और एक आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। ठीक है, वैसे क्लास 11th के अंदर ये पोर्शन पढ़ाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक अच्छी नॉलेज देने के लिए ये पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज मतलब जो भी आप करना चाहो। ठीक है, मतलब मैं अपना प्रमोशन कभी नहीं करता। ठीक है, सो देन इसलिए। ठीक है, तो सोडियम एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, सोडियम एंड हाइड्रोजन है और इसकी रिएक्शन, अच्छा सोडियम एंड क्लोरीन है, तो इन दोनों की रिएक्शन में किसी थर्ड एटम से करवा देता हूँ। ठीक है, ये दो हमारे एटम है बी एंड सी और इसकी रिएक्शन हम सी ए से करवा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा Na और हाइड्रोजन, तो Na और हाइड्रोजन मिलकर हमारा बना लिया NaH। ठीक है, और मान लीजिए हमारा Cl और हाइड्रोजन, इन दोनों ने मिलकर बना लिया HCl। ओके, ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सबका मास लिख देता हूं। सर Na का मास मैं AMU में लेके चल रहा हूं, तो Na का मास होता है 23 AMU। ठीक है, और अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl का मास होता है, वो होता है 35.5 AMU। और अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। तो बेटा ये थोड़ा सा याद रख लेना कि AMU में इनका मास इस तरह से होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करता हूं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि अगर इन दोनों में अगर मैं NaCl का मास देखूं, ठीक है, NaCl का मास का रेशियो देखूं, तो बेटा Na पे अगर Na के केस में यहाँ पर Na का मास कितना है 23, यहाँ पर Na का रेशियो कितना है, देखो ध्यान से देखो, 23:1, बिल्कुल सर, और यहाँ पर रेशियो कितना है 1:35.5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे NaCl का रेशियो की बात करूं तो NaCl का रेशियो कितना आएगा बेटा, Na का है 23, बिल्कुल Na का 23 और Cl का कितना है 35.5, तो 35.5। तो ये हमारा देखने का मिलेगा कि इसका NaCl का रेशियो, अगर और Na और Cl को जब मैं डायरेक्टली कंबाइन करूंगा, डायरेक्टली जोड़ूंगा, तब हमारा रेशियो क्या आएगा, NaCl आएगा। तो इसका रेशियो कितना है बेटा, इसका रेशियो भी तो 23 रेशियो 35.5 आया। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि ये दोनों रेशियो क्या है बेटा, सेम है। ये दोनों रेशियो क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, दोनों अलग अलग तरीके से विद द सेम वेट ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, और किसी थर्ड एलिमेंट से जिसका सेम वेट है उससे हम क्या करेंगे, मतलब ये भी इसके सेम वेट से और ये भी इसके सेम वेट से क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, जुड़ेगा। तो द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, तो रेशियो एंड मास इन विच दे डू सो, तो इन दोनों का जो रेशियो, मतलब जब ये डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं तब इनका रेशियो, ठीक है, डू सो आर आइदर द सेम और ए सिंपल मल्टीपल ऑफ द मासेस ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि इनका ये वाला जो रेशियो और ये वाला रेशियो या तो ये सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो सर सेम वाला तो आपने बता दिया, सेम वाला तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, जैसे कि सोडियम को रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई तो हमारा NaH बन गया, और Cl की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई तो हमारा HCl बन गया। अब यहाँ पर Na का जो रेशियो है, सॉरी Na का जो मास है वो AMU में 23 है और हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है और इसका Cl का 35.5 है। तो अगर दोनों को मिलाकर देखूं तो NaCl का रेशियो कितना है, 23 एंड 35.5। वैसे ही अगर डायरेक्टली में देखूं तो NaCl का रेशियो कितना है, NaCl का रेशियो आएगा 23 रेशियो 35.5। तो ये हमें दोनों के रेशियो हमें सेम देखने को मिले। अब सर सिंपल मल्टीपल वाला एक और समझा दो जिसमें रेशियो सिंपल मल्टीपल में हमें देखने को मिले। तो सर ये वाला एग्जांपल हम अच्छे से उतार ले, अगर नहीं उतारे तो प्लीज उतार ले। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल रेशियो वाला भी आपको सॉरी सिंपल रेशियो में कैसे होगा, चलो मतलब सिंपल मल्टीपल में कैसे होगा वो भी आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे कि एक तो हमने लिया सल्फर और एक लिया हमने ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, तो सल्फर, चलो इसकी भी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर और
हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा H2S, ठीक है। ये कंपाउंड आपने देखा होगा बहुत बार। और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो किसको नहीं पता, H2O बनता है, ठीक है। अब एक बार मैं मास लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का आपका लिख रखा है, ऑक्सीजन का लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का मास लिख देता हूँ। तो बेटा ऑक्सीजन का मास होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और वैसे 16 EMU होता है, ठीक है। और यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर का बेटा मैं लिख देता हूँ, सल्फर का कितना होता है बेटा, सल्फर का होता है 32 AMU। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इन सब का मास लिख देता हूँ, इन सब का मास लिख देता हूँ बेटा। एक हाइड्रोजन का होता है 1 MU, तो दो भाग का कितना होता है 2 MU। सल्फर का एक का कितना होता है 32, ठीक है। अगर इनको डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा 116। चलो सर यहाँ तक हो गया बेटा। एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, तो दो का कितना होगा 2 AMU। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, एक का होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, इसका 1:8 आ जाएगा, 1:8 आ गया, ठीक है। तो सर अगर इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में अगर हम निकाल के देखें, अच्छा आपको दिख तो रहा है ना, अच्छा सर तो ये नीचे जा रहा है, अच्छा अब ठीक है, अब आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, सॉरी थोड़ा सा, हाँ अब आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसी को मैं डिवाइड करूँ तो 1:8 आपको देखने को मिलेगा, ये इसी का रेशियो, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को रेशियो बात करूँ तो अगर आप SO2 की रेशियो की बात करें, SO2, ठीक है, तो सल्फर का रेशियो हमें कितना देखने को मिल रहा है बेटा, 16 हमें देखने को मिल रहा है। और बेटा ऑक्सीजन का रेशियो कितना है सर, अच्छा यहाँ पे 1:8 है। ऑक्सीजन का रेशियो अगर अब एक की बात करो तो एक की, अच्छा सल्फर का यहाँ पर, अच्छा अच्छा ये वाला रेशियो ही लेके चलते हैं, ठीक है, एक ये वाला रेशियो ही हम लेके चलते हैं कि सल्फर का और दो ऑक्सीजन, एक की बात करो तो एक का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का होगा 32। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1:2 मिलेगा, 1:2 मिलेगा, 1 हमें 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली SO2 में जाओगे, SO2, अच्छा मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, अगर S प्लस O2 इन दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिला, जल्दी से चेक करते हैं सर। एस का, अच्छा सल्फर का, हाँ एस का अगर देखो तो एस का यहाँ पे SO2 बनेगा। तो अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का सर 32 होता है, सही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, तो दो का कितना होगा सर, एक का 16 होता है तो दो का हमारा होगा 32, 32 AMU, ठीक है, ठीक है। तो इस 32 और इससे हम अगर आंसर काटेंगे तो हमारा 1:1 आ जाएगा, जो कि इक्वल है किसके, 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर 2 आया, मतलब 1:2 का मतलब 2 होता है, ठीक है बेटा। 1 का मतलब 2 कैसे होगा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 रेशियो, बेटा 1:2 का मतलब होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पर आंसर कितना है 1:1, 1:1 का मतलब होता है 1/1, और 1/1 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ये देखो, अब ये सिंपल मल्टीपल में अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये है बेटा सिंपल मल्टीपल में, किसमें, सिंपल मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल। सिंपल मल्टीपल कैसे, देखो 1 और 2 बेटा सिंपल मल्टीपल में होते हैं कि 1 1 1 1 2 जा 2, ठीक है। तो वो वाली कहानी, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो वाला, सिंपल मल्टीपल वाला एग्जांपल मैंने लिखा दिया, और सेम वाला एग्जांपल भी मैंने आपको लिखा दिया। अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है क्या। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, तो प्लीज आप क्या कर लें, आपके आप क्या करें, इसे नोट कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।